नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। 3 बजे की 3 बड़ी खबर में सबसे पहले बात बिहार की होगी, जहां बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को उनकी नई कैबिनेट मिल गई है। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें शिरकत की। दूसरी खबर में बात होगी बंगाल में खूनी खेल को लेकर। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना स्थित मध्यग्राम में बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के समय चंद्रनाथ कोलकाता से मध्यग्राम स्थित अपने घर पर स्कॉर्पियो से लौट रहे थे। और तीसरी खबर में बात ईरान और अमेरिका के बीच डील की होगी। इस्लामाबाद में बैठक पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि जिनेवा में बैठक को लेकर चर्चा हो रही है। ईरान और अमेरिका के बीच समझौते को लेकर 3 बिंदुओं पर सहमति बन गई है, जिसके बाद दोनों पक्ष एक पेज पर समझौता प्रस्ताव जारी करने की तैयारी में हैं। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में इन 3 महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस पर वो भी जानेंगे। जहां बिहार में अब सम्राट सरकार है, तो बंगाल में खूनी गेम है। यूएस ईरान के बीच डील तय है कि नहीं है, ये भी बड़ा सवाल है। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में इन 3 महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से चर्चा आज हम करेंगे सम्राट सरकार को लेकर के। देखिए, पहला मंत्रिमंडल ये विस्तार है इनका, इस पर चर्चा करेंगे। पीए की गाड़ी रुकवा करके और उस पर कार्रवाई हुई, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में इसी पर चर्चा विस्तार से। चलिए रुक कर लेते हैं अपनी पहली बड़ी खबर की ओर। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का कैबिनेट विस्तार संपन्न हो गया। सम्राट चौधरी सरकार में श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल समेत करीब 32 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कैबिनेट विस्तार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी शामिल किया गया है। निशांत कुमार ने शपथ समारोह में पहुंचने से पहले अपने पिता नीतीश कुमार के पैर छू करके आशीर्वाद लिए। बिहार में आज सीएम सम्राट चौधरी के कैबिनेट का विस्तार हो गया है। राजधानी पटना के गांधी मैदान में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल हुए। आज से सरकार पूरे कैबिनेट के साथ काम करेगी और आज का दिन बिहार के लिए महत्वपूर्ण रहा। जहां शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि सम्राट मंत्रिमंडल का जो ये विस्तार हुआ है, इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। जहां आपको बता दें कि सम्राट सरकार में निशांत कुमार जो हैं वो भी मंत्री बनाए गए हैं। शपथ ग्रहण से पहले अपने पिता का आशीर्वाद वो लेते नजर आए। बिहार से दे दे, जहां पर सम्राट सरकार में मंत्री अब निशांत कुमार भी होंगे। जहां आपको बता दें इनके नाम की चर्चा बहुत पहले से ही थी। बिहार में सम्राट चौधरी का सरकार कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है वो संपन्न हो चुका है। अब सम्राट चौधरी में श्रवण कुमार हो, विजय कुमार सिन्हा हो, दिलीप जायसवाल समेत करीब पूरे 32 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। ये वो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर देखिए जेपी नड्डा, साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी इस वक्त मंच पर नजर आ रहे थे। उसके बाद कैबिनेट विस्तार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जो शामिल किया गया है, इस पर काफी ज्यादा चर्चाएं भी हो रही थी। साथ ही आपको बता दें कि ये 32 मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया है। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ संदीप चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। संदीप जी, सीमा जी, सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए सीमा जी, बिल्कुल सबको बेसब्री से इंतजार था कि सम्राट चौधरी के जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार कब होगा, कैसे होगा, किस किस को जगह मिलेगी।
तो मैं देखता हूँ एक बहुत ही बैलेंस्ड करके जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। लगभग सभी जो सहयोगी दल है सभी को साथ में मौका दिया गया है, चाहे किसी का एक मंत्री बना हो। और जिस तरीके से नीतीश कुमार के बेटे ने प्रशांत कुमार ने यहाँ पर शपथ ली है, इससे आगे की जो अटकलें लग रही थी उन अटकलों का लगने वाला विराम भी अब पूरे तरीके से हट गया है। बिल्कुल, और निशांत का नाम सामने आना यहाँ पर, उसको कैसे आप देख रहे हैं? और बाकी जो 32 मंत्रिमंडल में बहुत से ऐसे नाम हैं जिन पर चर्चाएं भी थी कि इनको मंत्री बनाया जा सकता है, उनको मंत्री बनाया भी गया। महिलाओं की भूमिका को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल सीमा जी, जिस तरीके से जो नीतीश कुमार जी के बेटे हैं निशांत कुमार, उनको मंत्रिमंडल में लिया गया है, इस चीज की पहले से अटकलें थी। क्योंकि नीतीश कुमार जो राजनीति करते रहे वो परिवारवाद की राजनीति की खिलाफत करते रहे, और परिवारवाद की राजनीति के निशाने पर वो हमेशा लालू परिवार को या कई बार गांधी परिवार को बीजेपी लेती रही है। तो अब ये पता चलता है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप एक अलग चीज है, लेकिन लेकिन संदीप जी, ये भी तो देखिए, मंत्री बनाया उन्होंने अपने बेटे को। कहा तो डिप्टी सीएम का भी नाम सामने आ रहा था कि डिप्टी सीएम में भी उनको रख सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री का पद मिला है उन्हें। देखिए सीमा जी, राजनीति में सारी चीजें तो किसी को नहीं मिलती। आपकी स्थिति आज कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर है। तो मुख्यमंत्री का पद तो मिल चुका था बीजेपी को, और उनकी पार्टी से 2 लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जा चुका था। तो ऐसे में अगर उन्हें मंत्री का पद भी मिलता है तो, लेकिन ये मैसेज तो जाता है कि हर नेता चाहता है उसका बेटा राजनीति में आ जाए और उसको मौका मिले। ऐसा नहीं है जैसे पहले कहा जाता था कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, आपके मेरे या किसी और के परिवार से या किसी गरीब के परिवार से किसी बच्चे को लाकर राजनीति में आगे आजमाया जाए, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा हो या जिसकी नॉलेज बहुत अच्छी हो या किसी ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कुछ अच्छा किया हो या साइंस के क्षेत्र में कुछ अच्छा किया हो। लेकिन कहीं ना कहीं आदमी दिल पर पत्थर रखकर फिर यही कोशिश करता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरी घर की बहू राजनीति में आ गए। इस तरीके के एग्जाम्पल हमें आज भी देखने को मिले, पहले भी देखने को मिले। ये राजनीति की एक सच्चाई है। रही बात महिलाओं की, तो जिस तरीके से महिलाओं की बात की जाती है, 33% आरक्षण देने की बात की जाती है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मौका था बीजेपी के पास ये अपना एक माइलस्टोन सेट करने का, दूसरे राजनीतिक दलों को एक नसीहत देने का कि देखिए आप महिलाओं के आरक्षण में रोड़ा अटका रहे हैं, लेकिन हमने 33% महिलाओं को आज मंत्री बना दिया है। तो मेरे ख्याल से वो चीजें होती दिखाई नहीं देती है राजनीति में, हाथी के दांत कहने की ओर और दिखाने की ओर। दिखाने की ओर। अच्छा, अगर हम सम्राट सरकार की बात कर ली जाए, सीएम की बात कर ली जाए, क्या लग रहा है ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है ये सीएम के लिए कितना सहयोगी साबित हो सकते हैं? देखिए सीमा जी, जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो मुख्यमंत्री के सहयोग के लिए होता है, उस स्टेट के, उस प्रदेश की प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए होता है, डेवलपमेंट के लिए होता है। सबको अलग अलग मंत्रालय मिलेंगे, अलग अलग जिम्मेदारी मिलेंगी, और सबको अपने अपने मंत्रालय के माध्यम से अपने प्रदेश की जो प्रगति है उसको एक दिशा देनी है, एक रफ्तार देनी है। तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए एक अच्छी बात है, और मुख्यमंत्री के लिए इसके साथ साथ ये एक चैलेंज भी है कि कहीं किस तरीके से भ्रष्टाचार ना हो, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, रोजगार के अवसर पैदा किए जाए, पुल गिरे ना, जो टंकियां बन रही है वो गिरे ना, महिलाओं के बलात्कार ना हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की जो छवि है अगर वो देखी जाए तो कुल मिलाकर दूसरे कई राज्यों से और कई मुख्यमंत्रियों से बेहतर रही है। तो अब सम्राट चौधरी के लिए चैलेंज तो रहेगा कि उन्हें अगर काम करना है या उनकी जब तुलना की जाएगी तो नीतीश कुमार से की जाएगी। बिल्कुल, एक बेदाग छवि थे नीतीश कुमार, और उसके बाद अब सम्राट चौधरी का नाम सामने आना, तो जरूर आपने बिल्कुल ठीक कहा सर कि सबकी उम्मीदें जरूर उनसे बंधी हुई नजर आएगी। आपका बहुत शुक्रिया एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीआईडी की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और मौके का मुआयना कर रही है। फॉरेंसिक टीम कल रात से ही मौके से सैंपल ले रही है। इसके अलावा पुलिस की कई टीमें मौके पर जांच में जुटती नजर आ रही है। हत्याकांड को 10 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक हत्यारे का और ना यहां पर कोई भी सुराग नहीं पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। खबर है कि पुलिस के पास करीब 10 लोकेशन से सीसीटीवी हाथ लगे हैं, जिनके जरिए हमलावरों की पहचान की जा रही है। हालांकि हत्यारे अभी भी फरार चल रहे हैं।
कैसे हुई हत्या, जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। देखिए, शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या हुई है, ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां कोलकाता के मध्य ग्राम में यह पूरी वारदात हुई है। कुछ लोगों ने चंद्रनाथ की गाड़ी का पहले पीछा किया, ओवरटेक कर चंद्रनाथ की गाड़ी को रोका गया, फिर गाड़ी पर नजदीक से कई राउंड की फायरिंग की गई है। हमलावर बाइक पर सवार होकर के आए, पीए चंद्रनाथ रथ की मौके पर ही हत्या की गई, मौत हो गई। चंद्रनाथ रथ के ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है। किस हथियार से हत्या हुई है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में बनी पिस्टल से यह मर्डर किया गया है। ग्लॉक 43X पिस्टल से गोली मारी गई है। ग्लॉक 43X एक माइक्रो कॉम्पैक्ट पिस्टल है। भारत में 17 राउंड वाली मैगजीन का यह इस्तेमाल करती है। गोली की रफ्तार 1230 फीट सेकंड जो है वो बताई जा रही है। हत्या पर टीएमसी का बयान भी सामने आया है। हत्या की कड़ी निंदा करते हैं। लोकतंत्र में हत्या के लिए जगह नहीं है। दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले, इस मामले की सीबीआई जांच हो, ये बंगाल में कहा गया है। अब जरा समझिए, बंगाल में इस खूनी खेल को कोलकाता टीएमसी दफ्तर को ढहाया गया। वीरभूमि की बात कर ली जाए, टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। हावड़ा में टीएमसी ऑफिस में तोड़फोड़ हुई। संदेशखाली में पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। फालता में जहांगीर के दफ्तर पर तोड़फोड़ होती है। आसनसोल में 5 मई को तोड़फोड़ होता है, हंगामा होता है। उसके बाद दक्षिण 24 परगना टीएमसी उम्मीदवार के ऑफिस पर हमला होता है। तो ये पूरी तस्वीरें हैं जहां पर पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद देखिए क्या कुछ हो रहा है। संदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप जी, पश्चिम बंगाल की स्थिति इस वक्त काफी ज्यादा चिंताजनक है। जिस तरह से हत्या यहां पर खुलेआम हो रही है, इसके बाद कई सारे वारदात सामने आए, हंगामे, तोड़फोड़, जबकि विजय जुलूस तक नहीं निकाला गया है। उसके बाद बंगाल की ऐसी स्थिति। देखिए सीमा जी, बहुत महत्वपूर्ण खबर है और मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा जो आपने इतना ज्वलंत मुद्दा उठाया। कई बड़े चैनल ऐसे मुद्दे उठाने से आज की तारीख में डर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा 4 तारीख में बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद पूरा बंगाल जल रहा है। आपको मणिपुर जैसे हालात बंगाल के अंदर दिखाई देते हैं और किस तरीके से गोलियां चल रही है। और अब तो स्थिति यह आ गई है कि बीजेपी के जो नेता है शुभेंदु अधिकारी, उनके पीए की हत्या हो जाती है और बीजेपी के लोग इसकी सीबीआई जांच की मांग नहीं करते हैं, बल्कि आज भी जो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो सीबीआई जांच की मांग करती है। और बंगाल में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, आखिर कौन कर रहा है, क्यों हो रही है, तो नहीं, लेकिन संदीप जी, कितनी चिंता क्या ये पूरा विषय है कि ये पहली बार नहीं है। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होते हैं तो पिछली बार भी हमने देखा किस प्रकार से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ था, हत्या हुआ। इसके बाद अब फिर ऐसी तस्वीरें नजर आ रही है। उसके बाद टीएमसी दफ्तरों के बाहर ऐसी स्थितियां नजर आ रही है। तो आखिरकार चुनाव जो है उसका रिजल्ट जनता डिसाइड करती है, और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें आखिरकार क्यों, कौन होगा इसका जिम्मेदार? देखिए, बिल्कुल इसके लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से आपने बिहार में भी देखा था, चुनाव आयोग भी सतर्क था, सब कुछ था, फिर भी बीजेपी अलायंस के एक उम्मीदवार अनंत सिंह ने सरेआम आरजेडी के उम्मीदवार को गोली मार दी थी। लेकिन उन चीजों को इतनी सुर्खियां नहीं मिलती। अगर यही काम आरजेडी ने किया होता तो मेरे ख्याल से देश में बवाल मच गया होता। या अभी जिस तरीके से ये पीए मारा गया है शुभेंदु अधिकारी का, अगर ये ममता बनर्जी का पीए मर जाता है ऐसे में, तो शायद उसके ऊपर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार या कुछ गोलमोल करने के आदेश वो लग जाते आरोप। लेकिन इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और हम लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार ये घोषणा करेगी कि इस पूरे मामले की, बंगाल को जलने की और इस तरीके लोगों की सीबीआई जांच होगी, कब इनके घर ईडी पहुंचेगी, कब इनके घर पर बुलडोजर चलेगा। तो ये सब चीजें देखने लायक है। लेकिन किनके घर पहुंचना है संदीप जी? अभी तो पता ही नहीं आरोपी कौन है, किनके घर पहुंचना है ईडी? आरोपी कौन तय करेगा? आरोप सरकार आरोपी तय संदीप जी, आरोपी तय थोड़ी करेंगे। आरोपी हत्या आरोपी तो पकड़ा जाएगा ना, जो हत्या आरोपी होगा। जांच एजेंसियां तय करती हैं, तो जांच एजेंसियों को आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि डबल इंजन की सरकार है। अभी तक तो जांच एजेंसियों को चीजें दे देनी चाहिए थे कि दूध का दूध और पानी का पानी करके इन लोगों को सामने लाओ, या इनकी वीडियो जांच करो, वीडियो दिखाई जाए। आपने देखा होगा यूपी से कई बार चीजें होती है, कोई प्रदर्शन करता है तो उसको वीडियो देख कर उसके घर नोटिस भेजे जाते हैं, नोटिस चिपका किए जाते हैं, उनके ऊपर केस दायर किए जाते हैं। आखिर बंगाल में केस क्यों नहीं लोगों के ऊपर दायर हो रहे हैं? उनकी वीडियो को बिल्कुल बहुत जरूरी है इस पर सख्त एक्शन लिया जाए। आपका बहुत शुक्रिया एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।
यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर और बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। देख जगह जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। ईरान और अमेरिका के बीच समझौते को लेकर के 3 बिंदुओं पर सहमति बन गई, जिसके बाद दोनों पक्ष एक पेज पर समझौता प्रस्ताव जारी करने की तैयारी में हैं। ईरान से फाइनल जवाब आने के बाद इसको लेकर के दोनों देशों के डेलीगेशन जो हैं वो आमने सामने ही बैठक करेंगे और इस बार बैठक इस्लामाबाद की जगह जिनेवा में हो सकती है। इसके 2 संकेत भी मिले हैं। दरअसल ईरान की कोशिश है कि इस्लामाबाद की जगह पर जिनेवा में बैठक करने की। जंग से पहले भी समझौते को लेकर जिनेवा में ही बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया था। तो ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस बार बैठक जो है वो इस्लामाबाद में नहीं होगी। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर DK गुप्ता, विदेश मामलों के जानकार बने हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। डॉक्टर DK गुप्ता, अब अगर बात कर ली जाए इस्लामाबाद बैठक की, तो सबकी निगाहें इस पर टिकी थी। पाकिस्तान काफी तरह से मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है, मध्यस्थता के लिए पूरी तैयारी है, लेकिन अब खबर है कि अब इस्लामाबाद में बैठक ही नहीं है। जी सिन्हा जी, देखिए ये बैठक जो होगी कहीं न कहीं पाकिस्तान में हो सकती है या बाहर भी हो सकती है, लेकिन एक चीज है कि ये बैठक में जो समझौता होगा वो तो अलग से होगा ही, लेकिन जो पॉइंट्स डिस्कस होने हैं वो ऑलरेडी जो है 4-5 दिन का जो घटनाक्रम देख रहा हूँ उसमें ऑलरेडी वो तय हो चुके हैं। देखिए, कल चीन ने एक बड़ी बात कही। कल चीन ने अमेरिका का न बोलते हुए ईरान को बोला है कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो ब्लॉक किए हैं उसको छोड़िए, उसको फ्री करिए सबके लिए। और इसके 4 दिन पहले जर्मनी के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात करके बोला है कि आप इसको हॉर्मुज को जो है खोलें, और उसके बाद एक शिप जो भेज रहे हैं माइंस क्लियर करने के लिए। लगभग सभी लोग अंदर से ईरान पर दबाव डाल रहे हैं, और ईरान चूंकि इसलिए बैकफुट पर हो रहा है क्योंकि वो अंदर से बिल्कुल इस समय खाली हो चुका है। छोटी मोटी मिसाइलें छोड़ने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं डॉक्टर DK गुप्ता, क्या ईरान बैकफुट पर है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो उनकी तस्वीरें नजर आ रही है, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, कहीं से कहीं बैकफुट पर तो नजर नहीं आ रहे हैं। तो आखिरकार बैकफुट पर अगर आप उसे कह रहे हैं ईरान को, तो इसके पीछे की कोई वजह होगी? देखिए, बैकफुट वो नजर अच्छी तरह से आ रहे हैं क्योंकि वो अभी भी कोई भी आक्रामक नीति नहीं अपना रहे हैं। अगर देखेंगे तो 1 या 2 जो उन्होंने अटैक किए हैं किसी को हॉर्मुज में, उसके अलावा
ओमान से, रसिया से लेके चाइना तक लगातार जा रहे हैं किसी तरह से एक बात हो जाए, क्योंकि ईरान की अंदरूनी हालत बहुत खराब है। वो मीडिया में नहीं आ रहा है या लोग उसको नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना खराब है कि एक बार उनके विदेश मंत्री ओमान जाते हैं, फिर रसिया जाते हैं। वो देखिए सर, क्योंकि जिस तरह से ईरान की स्थिति खराब है, खुद ईरान को भी पता है, हमें भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन IRGC की स्थिति भी तो देखिए। क्या ये माना जाए कि ईरान तो पहले ही बैकफुट पर है, लेकिन अब IRGC भी बैकफुट पर आने की तैयारी में है, ये मान सकते हैं हम? जी सीमा जी, अगर नहीं होता तो 4 या 5 दिन पहले खबर थी कि IRGC भी इस बात पे तय हो गया है कि 10 साल तक हम इनरिचमेंट जो है नहीं करेंगे। हाँ। IRGC की ये बॉडी लैंग्वेज और भाषा नहीं होती है, और जितनी भी चीजें वहां पे हो रही हैं, ये जान लीजिए कि जो IRGC के जो पावर था, जो उसकी लीडरशिप थी, वो कहीं न कहीं वीक हुई है। और वीक होने के बाद वो जो वहां के जो सिविलियन लीडरशिप है, उससे कहीं न कहीं वो एक सामंजस्य बना रहे हैं। नहीं तो ये बातें जो भी होती मीटिंग्स की और इसकी, वो नहीं होती। वो IRGC जरा सा रेडिकल फोर्स है, लेकिन IRGC को भी पता है कि मेरे पास एयरफोर्स रही नहीं, नेवी रही नहीं, हमारे पास स्पीड बोट के अलावा कुछ है नहीं, और हॉर्मुज को अमेरिका ने ब्लॉक करके हमारा 400-500 जो है मिलियन का रोज नुकसान कर रहा है, $1 मिलियन का। तो IRGC को भी समझना पड़ रहा अंदर अंदर कि देश इस तरह से खोखला हो जाएगा तो मैं रह के भी क्या करूंगा। और उनके लीडरशिप भी, अगर सच में अगर मुस्तफा खुमैनी अगर नहीं जिंदा हैं, तो उनके लीडर चाहते होंगे कि मैं भी कहीं न कहीं से सरकार में एक पद पे रहूं, क्यों मैं केवल सैनिक बनकर रहूं, वहां पे एक ऑफिसर बनकर क्यों रहूं। तो ये सारी चीजें जो है कहीं न कहीं ईरान के अंदर एक ऐसा माहौल बना रही है कि वो अमेरिका के सामने जो है अपनी चीजों को रखे, और इसीलिए वो 2-3 देशों का लगातार विजिट हो रहा है, ताकि बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये समझौता, ये शांति की जो उम्मीद जाहिर की जा रही है, शांति हो पाती है या नहीं हो पाती। आपका बहुत शुक्रिया HNN को अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबर में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।